कल किसी की कॉल आई है, राजेंद्र नाम का कोई है। मेरे जेठ का कोई लेना देना नहीं तो उनको चौकी में बिठा लिया गया। कौन सी चौकी है? ट्रांसपोर्ट नगर। अब उनसे 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। हमको प्रताड़ित बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हमें नहीं मदद हो तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं पत्नी दोनों लोग। और चौकी इंचार्ज हमसे 20,000 रुपये की मांग भी की। मतलब बड़े वाले भाई से कहा है कि 20,000 ला के दो, कल 2 बजे तक का टाइम है। हम कह रहे हैं सर हम आपको अकाउंट में कर देंगे पैसे, तो कह रहे हैं अकाउंट में नहीं चाहिए, हमको हाथ में आके दो। अगर कैश देना चाहो तो दे दो, मैं लिख के दे दूंगा। भाई एक सुनो, एक कॉपी तुम्हें दे दूंगा लिख करके, एक मेरे पास हो जाएगी। पीड़ित पति पत्नी पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे। उनका यह मानना है कि अगर हम डीसीपी साउथ के पास जाते हैं तो वहां पर उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वर्तमान समय में शायद जब से हमने चौकी प्रभारी ब्रजेश से संपर्क किया है उसे धमकियां दिलाई जा रही हैं। सुनो, आप वैधानिक कार्रवाई करो, इसके खिलाफ मुकदमा कायम करो अगर ये फ्रॉड है, ठीक है? नहीं और मेरी ना पता नहीं आप तुम लोग कर संगत उसको बैठा लो चौकी, वो क्या नाम है, वो जो सिपाही है उससे पूछो कि वहाँ से रवा, क्योंकि आपने ये एडमिट किया कि वो सिपाही यहाँ पे आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ लेकर के आज अपनी जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में एक ऐसे खाकीधारी की खबर जिसने खाकी को तो कलंकित किया ही किया है, एक परिवार पर नाजायज दबाव बनाया, वो भी इसलिए कि जम करके वसूली कर ली जाए। खबर में आगे बढ़ा जाए उससे पहले हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो साइबर फ्रॉड हैं उनके फ्रॉड के कारण आज सामान्य व्यक्ति को जेल जाना पड़ रहा है और उसके साथ साथ उसे अपने पैसों से, मेहनत के पैसों से हाथ धोना पड़ रहा है। कई मर्तबा तो ऐसा हो रहा है कि खुद क्राइम ब्रांच के अधिकारी इल्लीगल वसूली उनसे करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की इस खबर में हम कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से संबद्ध जो कोतवाली बाबूपुरवा है उसकी टीपी नगर चौकी में तैनात चौकी प्रभारी ब्रजेश और एक कथित क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मी के द्वारा जो इल्लीगल वसूली की जा रही थी उसका खुलासा करेंगे। हालांकि जो ब्रजेश चौकी प्रभारी है उसका कहना है कि उसने कोई इल्लीगल मांग नहीं की है। उसके ऊपर जो पीड़ित महिला और पुरुष आरोप लगा रहे हैं वह पूर्णतः फर्जी हैं, आरोप आधारहीन हैं। खबर में हम आगे बढ़ें, हम सबसे पहले आपको पीड़ितों के ही बयान दिखाते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए पीड़ितों के बयान। क्या नाम है आपका? हीना रब्बानी। क्या हुआ? इनके अकाउंट में कहीं से गलत पैसे आ गए थे, हम लोग को नहीं मालूम, और जब हम लोग को मालूम हुआ था तो हम लोगों ने कंप्लेन की थी। कल किसी की कॉल आई है, राजेंद्र नाम का कोई है। मेरे नंबर पे भी कॉल आ रही है, मेरे हस्बैंड के नंबर पे भी कॉल आ रही है। मेरे जेठ का कोई लेना देना नहीं तो उनको चौकी में बिठा लिया कौन सी गया। चौकी है? ट्रांसपोर्ट नगर। चौकी इंचार्ज का नाम जानती हूँ? जी नहीं। ठीक। तो उनको बिठा लिया गया। अब उनसे 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। तो जब मेरे जेठ का कोई लेना ही देना नहीं है तो उसमें उनको मतलब काय फंसाया जा रहा है। तो ये आपके जेठ ने कहा है कि 20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, और क्या हुआ है? मतलब ये अकाउंट के लिए, और वो हम कह रहे हैं सर हम आपको अकाउंट में कर देंगे पैसे, तो कह रहे हैं अकाउंट में नहीं चाहिए, हमको हाथ में आके दो पैसे। जी। अच्छा, तो इसमें चौकी इंचार्ज साहब का क्या पूरा? वही तो कह रहे हैं 20,000 चाहिए हमको। तो क्या चौकी इंचार्ज साहब के पास कोई शिकायत आई है? जो वहाँ से कोई कंप्लेन आई है, जो आदमी आया है बंदा वही बोल रहा है। नहीं तो जो बंदा है वो पुलिस का आदमी है कि कोई प्राइवेट आदमी है? ऐसे ही है, कोई प्राइवेट ही है। नहीं, उसको आपको क्या बता रहा है? पुलिस वाला बता रहा है कि प्राइवेट बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। ये मास्क हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद नसीम, क्या है पूरा मामला, पूरी बात बताइए। पूरा मामला ये है कि मेरे खाते में 20/4 को किसी का पेमेंट आया। कितना? 7,000 आया, जो कि जैसे ही हमें पता चला कि हमारा खाता ब्लॉक हुआ तो हम बैंक गए।
तो बैंक से मैंने जानकारी, तो बैंक ने कहा आप मथुरा जाइए। तो मैंने मथुरा से विपिन भैया से बात हुई, तो उन्होंने कहा आप परेशान ना होइए, हम आपकी मदद करेंगे। कहना आपका इसमें रोल नहीं है, इसमें तीसरे आदमी की FIR हुई है। तो हमने कहा कोई बात ही नहीं। फिर उसके एक बाद कल एक बंदे का फ़ोन आ रहा है जिंद्रा नाम का, वो अपने आप को पुलिस भी बता रहा है कि हम पुलिस में आए। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा हम आपके पैसे दे रहे हैं। बैंक से भी बात हुई, बैंक वालों से भी, दीक्षित जी है उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा आप इनके खाते में डालो। तो उन्होंने पहले खाता नंबर दिया, उसका खाता नंबर डिलीट कर दिया। जब मैंने पूछा आपने क्या डिलीट किया, कहने हमें आप हाथ में दो। तो हमने कहा हाथ में नहीं आएंगे, हमें डर लग रहा है। उसके बाद फिर शाम को जब हो गई तो टीपी नगर चौकी इंचार्ज है मेरे बड़े जो भाई है, जिनका आप पता करिए उनका हिसाब क्या है, कैसे वो रहते हैं, कैसे उनका सिद्धांत है, उनको चौकी इंचार्ज ने बैठा लिया 2 घंटा। इससे पहले भी हमें चौकी इंचार्ज प्रताड़ित करते रहे हैं और ये दूसरा मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, चौकी इंचार्ज कर रहे हैं। तो अब चौकी इंचार्ज क्या कर रहे हैं आपके साथ? हमको प्रताड़ित बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हमें नहीं मदद हो तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं पत्नी दोनों लोग। और चौकी इंचार्ज हमसे 20,000 रुपये की मांग भी की, मतलब बड़े वाले भाई से कहा है कि 20,000 ला के दो, कल 2 बजे तक का टाइम है। तो हम लोग कल से रात भर अपने घर में नहीं रहे हैं, हम लोग रोड में घूम रहे। बताइए हम लोग कहाँ जाएँ, किससे अपनी न्याय की मदद की गुहार लगाएं? 20,000 रुपये आपके भाई ने आपको बताया कि चौकी? हाँ, भाई ने बताया, मेरे अब्बू ने भी बताया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पीड़ित हिना रब्बानी और उसके पति नसीम ने। कारण यह है कि आज हमने पीड़ितों के बयान आपको इसलिए पहले दिखा दिए क्योंकि आपको और कानपुर के पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस कमिश्नर और DCP साउथ और सभी उच्च अधिकारियों को ये तय करना है कि टीपी नगर चौकी में तैनात चौकी प्रभारी ब्रजेश क्या अपनी खाकी वर्दी का धर्म निभा रहा था वैधानिक तरीके से या अवैधानिक तरीके से। संक्षेप में हम भी आपको घटना क्या है वो बता देते हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2022 को नसीम, जो थाना बाबूपुरवा क्षेत्र में निवास करता है अपने परिजनों के साथ और वर्तमान समय में थाना अकबरपुर स्थित नेरोलक पेंट कंपनी में काम करता है, वहाँ पे इस समय आसपास ही अपनी पत्नी के साथ मकान किराए पर लेकर निवास भी कर रहा है। 20 अप्रैल 2022 को अचानक से उसके अकाउंट में, हम या यूं कहें कि UPI के जरिए जो गूगल पे अकाउंट नंबर है उस पर 7,000 रुपये उसके अकाउंट में आते हैं। जब उसको जानकारी मिलती है तो वो बैंक भी जाता है और सारी बातें भी बताता है। नसीम को यह भी पता चलता है कि उसका अकाउंट साइबर सेल ने सीज कर दिया है, जिसके बाद नसीम मथुरा साइबर सेल के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे संपर्क करता है, जहां से उसे आश्वासन दिया जाता है कि जांच चल रही है और लगभग इस घटना को बीते 4 से 6 माह का समय भी हो जाता है। अचानक से मथुरा क्राइम ब्रांच का एक सिपाही 10 अक्टूबर 2022 को नसीम और उसकी पत्नी के मोबाइल नंबर पर संपर्क करता है और उनसे दबाव बनाता है कि आप जो 7,000 रुपये हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं कानपुर आ रहा हूं। नसीम का कहना है कि जब उसने क्राइम ब्रांच के सिपाही के संबंध में जानकारी मथुरा के साइबर सेल में तैनात एक पुलिसकर्मी को दी, जिसे वो जानता भी है, इस बीच जान पहचान भी हो गई क्योंकि अक्सर वो अपने इस मामले में संपर्क किया करता था। तो उस पुलिसकर्मी ने ये उसे बताया कि पैसे आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, कारण ये है कि इस मामले में यहाँ पर FIR दर्ज है और FIR किसी और व्यक्ति के खिलाफ दर्ज है, ना कि नसीम के खिलाफ। क्या सच है क्या झूठ है हम नहीं जानते, लेकिन अब हम आपको स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं जो तथाकथित क्राइम ब्रांच के सिपाही की है, जो मथुरा से आने की बात कर रहा है, आपके सामने है। देखो, या तो क्राइम करो, क्राइम करके मुकदमा रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। हाँ। अब मुकदमा मेरी ओनली कंप्लेंट लग रही है, मुकदमा रजिस्टर्ड कराया नहीं मैंने। जी जी जी, ठीक है। तो यही तो हम कह रहे, जैसे आज मान लो हमने आपके खाते में पैसा डाल दिया, तो ये खाता आप कब तक ओपन करा दोगे? मैं वहाँ जाकर करा दूंगा। नहीं, पैसे कब तक? मान लो आप कल पहुँच जाएंगे, परसों पहुँच जाएंगे, हाँ, ये मतलब कहने का कब तक आप करा देंगे? हम कल पहुँच जाएंगे। अच्छा, अभी आप कानीपुर में है ना? अभी तो आप कानीपुर में रुकेंगे आज? मैं तुम्हारे यहाँ बैठा हूँ आकर, तभी थाना बाबूपुरवा आ गया मैं। हाँ तो ठीक है, अभी हम आपका करवा के, लेकिन आप ये बस इतना कर देना कि वहाँ पे जाकर करवा देना।
और ये आप इसे जानते हो दरवाजे ब्रिजेश को जानते हो? नहीं ब्रिजेश चौकी चाहिए टीपी नगर वाले। नहीं अभी हम हमें मालूम ही नहीं है कौन है कौन नहीं। किसे जानते हो फिर यहाँ पे बताओ? कहाँ पे? यहाँ पे टीपी नगर में किसे जानते हो चौकी पे? भैया जो हमने आप वहाँ पता कीजिए, मैं टीपी नगर। तो तुम टीपी नगर पे आ जाओ, सुनो टीपी नगर पे आ जाओ, मैं अभी यहीं पे करा दूंगा, बात खत्म। भाई कागज है, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कागज है, कोई नहीं। और मैं दवाई दूंगा, दवाई छोड़ोगा भाई, इसकी कमी नहीं है। कोई बात है, ये विजय से भी बात कर लेगा, फिर विजय कागज है वो लिख के दे देगा भैया। ठीक है, हम आपको 15 मिनट के अंदर डाल दे रहे हैं। और तुम बड़े भाई ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ, सब बढ़िया रहोगे, बता रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं होगा भाई, इतना पता है मुझे। तो मतलब नहीं आएंगे तो एक्शन हो जाएगा? अरे एक्शन होता तो अब तक ने मुकदमा लिखवा देता। मैंने मुकदमा तो रजिस्टर कराया ही नहीं है, खाली पैसा लिखवाया है। तो सुना आपने कि कैसे क्या क्या हुआ। फिर से हम आपको जो शुरुआत में हमने पीड़ितों के बयान दिखाए थे, एक बार उसके कुछ मुख्य अंश दिखाते हैं, आपके सामने है। टीपी नगर चौकी इंचार्ज है, मेरे बड़े जो भाई है, जिनका आप पता करिए उनका हिसाब क्या है, कैसे वो रहते हैं, कैसे उनका सिद्धांत है। उनको चौकी इंचार्ज ने बैठा लिया 2 घंटा। इससे पहले भी मैं चौकी इंचार्ज प्रताड़ित करते रहे हैं, और ये दूसरा मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, चौकी इंचार्ज कर रहे हैं। तो अब चौकी इंचार्ज क्या कर रहे हैं आपके साथ? हमको प्रताड़ित बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हमें नहीं मदद हो तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं पत्नी दोनों लोग। और चौकी इंचार्ज हमसे 20,000 रुपये की मांग भी की, मतलब बड़े वाले भाई से कहा है कि 20,000 ला के दो, कल 2 बजे तक का टाइम है। तो सुना आपने, जबरन 20,000 रुपये इलीगल तरीके से मांगने का आरोप चौकी इंचार्ज ब्रिजेश पर लगा है, और कहीं ना कहीं नाजायज दबाव बनाने का भी आरोप लगा है, हिरासत में बैठाने का भी आरोप लगा है। चलिए अब हम आपको ब्रिजेश से जो बात हुई है उसके कुछ अंश सुनाते हैं, आपके सामने हैं। सुनने वाला ये कहेगा कि आपसे 20 लाख रुपए मांगे हैं तो आप 20 लाख रुपए मानने लग जाएंगे। आप एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आप दूसरे मेरी बात सुनिए, अब वो मेरे सुन लो, जब वो मेरे यहाँ बैठे हुए, वो पति पत्नी दोनों आए हैं, वो अब एक बात बताओ, मेरे खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र आ जाए तो आप मुझसे ये बात करोगे भैया, आप यही कहोगे ना कि फाइटर जी आपके ऊपर ये बात आ रही है, क्या ये आपका क्या मामला है, सच है कि झूठ है? तो मैंने तो यही कहा, सुनो मेरी सुनो, मैंने यही कहा कि ये ऐसे इस टाइप की बात है। सुनो मेरे भैया, तो अपने भाई को बुला लो। सुनो, इतना टाइम नहीं है मेरे भाई, सुन लो, सुनो, आप वैधानिक कार्रवाई करो, इसके खिलाफ मुकदमा कायम करो अगर ये फ्रॉड है, ठीक है? नहीं मेरे ना पता नहीं, आप सुन लो, उसको बैठा लो चौकी, वो क्या नाम है, वो जो सिपाही है उससे पूछो कि वहां से क्योंकि आपने एडमिट किया कि वो सिपाही यहाँ पे आया है। मैं बाकायदे डीसीपी सर से, प्रमोद जी से भी बात करूंगा कि भाई साहब वो जो सिपाही आया है, जिसकी आपके जो चौकी इंचार्ज साहब है उन्होंने तहरीर ली है, वो तहरीर पेश कीजिए, मुकदमा दर्ज कराइए, बाकायदे जांच कराइए कि ये सिपाही अगर मथुरा से आया है। क्योंकि सुन लीजिए, चौथा मामला मेरी नजर में आया है कि अब क्राइम ब्रांच वाले वसूली करते हैं। अब आप कह दो कि मैं आरोप लगा रहा हूं, मुझे इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में सुन लीजिए, आपको जो ठीक लगे आप वो करिएगा। नहीं मैं नहीं, आप उसको बैठालिए और उसका मुकदमा दर्ज कीजिए, उससे पूछिए। वो तो प्रार्थना पत्र लेके कल आया था, वो वापस चला गया। तो आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी थी, कुछ बीच का अंश हमने काटा है, लेकिन हम आपको बता दें, काटा जरूर है लेकिन सारे के सारे रिकॉर्डिंग के अंश हमारे पास मौजूद हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे चौकी प्रभारी अपनी बातों को बल दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, वह मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन इससे पहले जो तथाकथित क्राइम ब्रांच के सिपाही की हमने आपको ऑडियो सुनाई थी, उससे स्पष्ट है कि चौकी इंचार्ज टीपी नगर की भूमिका संदिग्ध है। अब हमारा सवाल आगे है कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर वीपी जोगदंड जी से, संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी जी से, डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार जी से। प्रमोद कुमार जी, ये बताइए कि अगर मथुरा में साइबर सेल जांच कर रही है तो मुकदमा भी दर्ज करने का अधिकार मथुरा साइबर सेल को है। नंबर 2, अगर वहां से कोई सिपाही कानपुर के लिए रवाना होता है तो वहां से वैधानिक तरीके से नियमानुसार वहां के जो पुलिस कप्तान हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, एसपी हैं, डीसीपी हैं, उनसे इजाज़त लेकर के बाकायदे रवानगी करा करके यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करके सीधे जो
आरोपी है उसे गिरफ्तार करेगा या उसे थाने में बुला करके पूछताछ करेगा, ना कि पैसा मांगेगा। आपके चौकी इंचार्ज ब्रजेश ने सिर्फ और सिर्फ इल्लीगल वसूली करने के लिए कहीं ना कहीं एक साजिश रची उस तथाकथित क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी के साथ, जो यहाँ पर इल्लीगल वसूली करने आया था। उसे इल्लीगल वसूली करने में सहयोग भी दिया। हम आपको बता दें किस कानून के अंतर्गत, किस कानून की धारा के अंतर्गत उसने क्राइम ब्रांच के सिपाही से यहाँ पर चौकी में नसीम के खिलाफ तहरीर ली। क्या उसे तहरीर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था? अगर कोई उच्च अधिकारी का आदेश था तो उस आदेश का जिक्र करता, उसने तो ऐसा कोई जिक्र भी नहीं किया जो हमने आपको ब्रजेश की ऑडियो सुनाई थी। हालांकि हम आपको बता दें, पहली ऑडियो में जब हमने उससे बात की थी, पहली कॉल पर बात की थी, तो उसने हमें भी यही कहा था कि आप फ्रॉड का साथ दे रहे हैं। जी हाँ, हम फ्रॉड का साथ नहीं देते, हम कानून की बात करते हैं। और अगर कानून की बात देखी जाए तो ब्रजेश ने गैर कानूनी कृत्य किया है। और गैर कानूनी कृत्य करते हुए पहले तो नसीम के भाई को उठाया बीच रास्ते से, 2 घंटे उसे चौकी में बैठा ले रखा और इसके बाद उस पर दबाव बनाया कि 20,000 उसे देने के साथ साथ जो कथित क्राइम ब्रांच का सिपाही है उसे भी पैसा दे। और हम आपको पहले भी रिकॉर्डिंग सुना चुके हैं कि जो कथित क्राइम ब्रांच का सिपाही है वो ब्रजेश से मिलने की बात कर रहा है, चौकी पर आकर के पैसा देने की बात कर रहा है। आप बताइए, क्या नसीम से जिस तरह से वसूली ब्रजेश चौकी प्रभारी द्वारा कराई जा रही थी और कथित क्राइम ब्रांच के सिपाही द्वारा की जा रही थी, क्या वो विधि सम्मत है? क्या वो वैधानिक रूप से सही है? अगर वैधानिक रूप से सही है तो हम विरोध नहीं करते, लेकिन अगर उस वैधानिक रूप से सही नहीं है तो मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चौकी प्रभारी ब्रजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जो क्राइम ब्रांच का सिपाही अपने आप को दर्शा रहा था, साइबर सेल का सिपाही अपने आप को दर्शा रहा था और मथुरा के जनपद से आया हुआ अपने आप को दर्शा रहा था। हम यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ साथ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को भी अवगत कराना चाहते हैं कि 3 से 4 मामले ऐसे और सामने आए हैं जहां पर क्राइम ब्रांच के लोग व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, जिनके खातों में धोखे से रुपया आ गया है। उन्हें कहते हैं कि अब हमें 50,000 दो, 1 लाख रुपए दो। हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में जब से इंटरनेट का ज़माना आया है, किसी को भी फंसाना आसान हो गया है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं अक्सर स्क्रीन पर दिखाया करता हूं और उस पर मेरा अकाउंट भी चलता है। अचानक से अगर कोई मेरे अकाउंट में पैसा डाल दे तो क्या मैं दोषी हूं? बताइए। ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट नंबर आजकल जो लोन कंपनियां हैं उनमें काम करने वाले लोग उसका डाटा बेचते हैं और डाटा और कोई नहीं, साइबर ठग उठाते हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए अब साइबर ठग छोटी मोटी रकमें जन सामान्य के जो लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, जिन्हें रोज़ाना कुआं खोदना है और पानी पीना है, अपने बच्चों का पेट भरना है, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 उनके अकाउंटों में डलवा कर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पुलिस को भ्रमित कर रहे हैं। इस समय ज़रूरत है हमारी यूपी पुलिस को जागने की, हमारे यूपी पुलिस के एसटीएफ का जो धड़ा है उसे जागने की, जो अन्य खुफिया एजेंसियां हैं उन्हें जागने की, और साथ साथ जो जनपद की सिविल पुलिस है उन्हें भी जागने की कि किसी कॉमन मैन का, किसी साधारण से नागरिक का उत्पीड़न ना हो पाए। पीड़ित पति पत्नी पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे। उनका यह मानना है कि अगर हम डीसीपी साउथ के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वर्तमान समय में शायद जब से हमने चौकी प्रभारी ब्रजेश से संपर्क किया है उसे धमकियां दिलाई जा रही हैं। उसके भाई का भी फ़ोन आया था और उसे डर लग रहा है कि रास्ते में हो सकता है उसके साथ कोई घटना हो जाए। कारण ये है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये कोई बड़ा गैंग है, और ख़ास करके उन खाकीदारियों का जो इल्लीगल वसूली कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो पुलिस है वो अगर न्यायालय के सामने बकरे को शेर, कुत्ते को भालू बना करके पेश कर दे तो आप साबित करते रहिए सालों सालों न्यायालय में कि नहीं,
मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं शेर नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ। लेकिन हम आपको बता दें, जो विवेचक ने लिख दिया उसे न्यायालय मानते हुए उसका परीक्षण करता है, परीक्षण उपरांत उसे वो बरी करे, उसे सजा दे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि खाकी से अभी भी जो कॉमन मैन है, जो सामान्य नागरिक है, वो डरता है और डरना उसका लाजमी भी है। इस खबर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे इल्लीगल वसूली करने के बाद भी माननीय दरोगा जी हाँ, हम माननीय कहेंगे कि चोरी भी पकड़ी जा रही है, उसके बाद भी वो चोरी की और रिश्वत की रसीद मांग रहे हैं। तो हम आपको बता दें, ब्रजेश की रिश्वत की रसीद इसी खबर में उपलब्ध है और वो अधिकारियों को भी दिख रही है। हमारे कुछ सम्मानित पत्रकार साथियों को तो अच्छे से दिख रही होगी। कारण ये है कि अब उन्हें भी सजग होने की ज़रूरत है ऐसी खबरों के लिए। जो चौकी प्रभारी टीपी नगर जैसे लोग हैं, कथित क्राइम ब्रांच के सिपाही जैसे लोग हैं, उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार।